गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने डिबाय-हकल थ्योरी स्टार्ट की थी। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी मैंने क्लियर करवाए थे आपके। तो डिबाय-हकल थ्योरी में 2 पोस्टुलेट्स हमने कल कर लिए थे। तो डिबाय-हकल थ्योरी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तब हम उसमें उसका क्वांटिटेटिव थ्योरी जो है, उसकी जो इंटरआयनिक इंटरेक्शन है उनके बीच में, जो इनकी कंडक्टिविटी है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट आपने देखा कि इसमें हमने पढ़ा कि इट वाज दैट एवरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ completely ionized at all dilutions and increase in conductivity which is due to the increase in mobility of the ions। ठीक है, तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या बोलता है आपका कि आपके कोई जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, आपको पता है कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। ठीक है, तो और वो उसमें उसकी जो कंडक्टिविटी है वो उसको इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि फ्रीली वो मूव कर पाते हैं। ये हमने डिटेल में कल हमने समझ लिया था। और सेकंड में था कि आपकी देयर वाज 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एज वेल एज विस्कस फोर्सेस। राइट नाउ थर्ड postulate is about Coulomb's law। उसने कहा कि दे ओबे कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो आपने कुलम्स लॉ आपने बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके आयंस जो हैं, जो आपका पॉजिटिव कैटायंस होंगे और जो एनायंस होंगे, तो इसलिए वहाँ पर ये कुलम्स लॉ को भी फॉलो करता है। जो कि लॉ आपका क्या कहता है कि फोर्स इज़, आपकी जो फोर्स है, आपकी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? आपका डिस्टेंस है। ठीक है, जो आपका उन चार्जेस के बीच में जो है वो उसका डिस्टेंस है। राइट, तो इस साइड में भी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर आर इज़ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पर दोनों तरह की ही फोर्सेस होती हैं। और Q1 एंड Q2 हो गए चार्जेस। ठीक है, जैसे आपके मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का, तो वैसे ही सपोज़ कि आपके पास सोडियम के और क्लोराइड के जो आयंस हैं, तो वो हमने डिनोट किए हैं Q1 Q2 चार्जेस, और आर उनका डिस्टेंस है। ठीक है, कि जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव के बीच में आपका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन इज दैट ईच आयन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी वहाँ पर आयंस होंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं चाहे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो हमेशा उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से वो घिरा रहता है। ठीक है, और उसको हम एक एटमॉस्फेयर बन जाता है वहाँ का, तो उसको बोला जाता है आयनिक एटमॉस्फेयर। तो आयनिक एटमॉस्फेयर हमने क्यों बोला? कि आपका हर एक पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव चार्जेस हैं और हर एक नेगेटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव चार्जेस हैं। राइट, ठीक है, तो हर एक आपके पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव के अराउंड आपके नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। राइट, अब हम कंसीडर करते हैं कि इस तरह से आपका जो एक एटमॉस्फेयर बनता है, उसको हम सपोज करेंगे उस इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है आपका, एक इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका, तो उसमें हमने सपोज कि ये लिया कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव आयन विच इज सिचुएटेड एट ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन यहाँ पे बनाया गया है। तो पॉजिटिव आयन जो है हमने लिख लिया कि ये आपका सिचुएटेड इज एट द ए। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ रेडियस वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस आर। और आर डिस्टेंस पे हमने कोई वॉल्यूम अज्यूम किया है कि यहाँ तक, क्योंकि हमने जब इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा। राइट, कि जिसमें अगर हम आयनिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो जो सेंटर में आपका अगर पॉजिटिव है तो उसके अराउंड जो नेगेटिव होंगे, इसी की जगह पे सेम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा तो वही लेंगे, क्योंकि इसी तरह के ही बीच में आपका एटमॉस्फेयर रहेगा। जैसे लास्ट में लिखा है कि ड्यू टू द थर्मल मोमेंट ऑफ आयंस। ठीक है,
sometimes there occur an excess of positive ions and sometimes there will be excess of नेगेटिव आयंस इन द वॉल्यूम। क्योंकि इसी तरह से जैसे हमने कहा कि कहीं पे आपके जो आयंस पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव होगा, नेगेटिव अराउंड पॉजिटिव भी होगा, तो इट मीन्स कि कहीं पर आपके क्या होगा, कहीं पर आपके एक्सेस पॉजिटिव आयंस होंगे और कहीं पर नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटर में कौन सा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि अगर हम कोई एवरेज टाइम लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज टाइम में जब हम इस मोमेंट को आपके देखते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा गया है, देखो, इट एवरेज टाइम इज टेकन देन इट विल बी फाउंड दैट देयर विल बी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इन द वॉल्यूम dV इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड, है ना। हमने पीछे जो एग्जांपल आपका लिया तो उसमें पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हमने उस पर्टिकुलर उस पॉजिटिव के अराउंड जो नेगेटिव है तो उसमें हमने जो है चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट किया। तो इससे आपने अब इसमें अज्यूम किया कि इसी तरह से इन दिस वे एवरी आयन में बी अज्यूम टू हैव एन आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ द opposite ion. Therefore, the net charge of the ionic atmosphere is equal in magnitude and opposite in sign to the that of the center ion. ठीक है, तो जो उसका जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, किसी भी हम आयनिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका अगर वो पॉजिटिव है सेंटर में तो उसके अराउंड नेगेटिव होंगे, तो जो नेट चार्ज होगा वो उसके जो अपोजिटली चार्ज जो आयंस हैं उसके इक्वल होगा, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया उसमें हम पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम वैसे ही अज्यूम करेंगे कि आपका सेंटर में नेगेटिव है तो उसके अराउंड उसके अराउंड तो सारे मैक्सिमम पॉजिटिव होंगे, तो इट मीन्स कि जो उसकी जो डेंसिटी लेंगे हम, तो जो चार्ज नेट चार्ज जो चार्ज जो लेंगे वो आपका इक्वल किसके होगा, उसके मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन के, है ना। तो अब देखो नीचे अलग लाइन से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यहाँ तक आपका ये हो गया। अब आपने यहाँ से ये लाइन को समझना है, यहाँ से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, दैट डिबाई एंड हक्कल कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये वाली लाइन सब समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर क्या करना है। तो आपने आई थिंक फर्स्ट टैम में हमने कंसंट्रेशन लिखा है और दूसरी तरफ एक्टिविटी लिखा है। तो ये हमने जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स था उससे पहले आपका जो चैप्टर था उसमें हमने यूज किया था, पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो डिवाई हक्कल ने जो कैलकुलेट किया उसने वो रेशियो कैलकुलेट की जो कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में है इन डायरेक्शन। से ही हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अज्यूम किया उसमें हम सॉल्वेंट भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट जैसे कि मैंने कल बताया कि अगर वो इजीली मूव कर पा रहे हैं कंडक्टिविटी तभी इंक्रीज़ होगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारे पास ज़्यादा आयंस हैं तो ज़्यादा वो कंडक्टिव इन नेचर होगा, पर ये डिपेंड करता है कि वो कितने मोबाइल कितने कर पा रहे हैं, कितने जितने जो मोबाइल कर पाएंगे, मोबाइल मीन्स टू से कि वो मूव कर पाएंगे एक अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जाके, तो तभी आपकी वो कंडक्टिव नेचर उसमें होगी। पर अगर वो आपके आयन ज़्यादा भी होंगे तो भी आपका उसमें कोई कनेक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है। मीन्स टू से कि जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि सपोज़ हम 1 टेबल स्पून लेते हैं NaCl का और उसको हम 5 ml में डालते हैं। ठीक है, 5 ml ऑफ सॉल्वेंट आपका वाटर ले लिया हमने, तो उसमें हम ऐड करते हैं
और दूसरी जगह पे हम सेम वही 1 स्पून ही लेते हैं, बट हम उसको आपका 500 ml में डालते हैं। एक तरफ हमने 5 ml लिया है, दूसरी तरफ हमने 500 लिया है। तो जो उसके अब सॉल्यूट तो हमने बराबर लिया है दोनों साइड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की जो कंडक्टिंग पावर होगी इनकी आयंस की वो सेम नहीं होगी। बेशक चाहे आयंस तो बराबर होने चाहिए दोनों के, दोनों में एक ही स्पून हमने ऐड किया है, पर क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जितने आयंस मोबाइल कर पाएंगे वो मैटर करती है। तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे वो उसकी कंसंट्रेशन मैटर करती है जो कि कंडक्ट हेल्प कर रही है ना। तो उसका मतलब हुआ कि वो आयंस जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं वही कंसंट्रेशन हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें उसी से ही मतलब है जब हम इसमें कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पर अदरवाइज़ जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कंसंट्रेशन उसकी जो क्या है, कंसंट्रेशन तो ओवरऑल सारी बात है। जब भी हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम उसको बोलेंगे कि वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की आपकी कितनी कंडक्टिविटी है, और दूसरी तरफ हम आपका 0.01 नॉर्मल लेते हैं या n/20 लेते हैं जैसे भी, तो कंसंट्रेशन वो तो ओवरऑल हो गई। पर उस कंसंट्रेशन में आपके कौन से वाले वो आयंस, मान लो 100 आयंस हैं और 100 ही मूव कर रहे हैं, तब तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ आपका ये इतना कंसंट्रेशन है और ये इतनी, इसकी इतनी ही कंडक्टिविटी होगी। बट सेकंड साइड हम ये लेते हैं, दूसरी साइड की, उसमें भी आयंस 100 ही हैं, पर उसमें मोबाइल जो है वो कुछ ही कर पा रहे हैं, सारे मोबाइल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ही आयंस मोबाइल कर पा रहे हैं, तो जो आयन मोबाइल कर पा रहे हैं 100 में से वो ही मैटर करते हैं मेन। तो वो हुए ना इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, जो काम आ रही है हमारी उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उसी पे ही डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी, है ना। तो इट मीन्स कि चाहे उसकी कंसंट्रेशन कैसी भी हो, पर हमारा मतलब ये है कि हम सिर्फ इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन को ही काउंट करेंगे। इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन का होने का मतलब क्या हो गया कि जो आयंस मोबाइल कर, जितने आयंस मोबाइल कर पा रहे हैं, राइट। तो उसने वो चीज़ कैलकुलेट की, वो रेशो उसने कैलकुलेट की कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन 100 थी, बट उसमें से सिर्फ 50 या 60 या फिर जितना भी आप सोच सकते हो कि इतना ही कंसंट्रेशन जो थी वो इफ़ेक्टिव थी। तो वो रेशो उसने कैलकुलेट की। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपकी अजम्पशंस हो गई।